या कौन सी टीचिंग स्ट्रेटेजी, टीचिंग टैक्टिक, टीचिंग टेक्निक, मुझे लगता है इसमें मुझे नहीं बोलना चाहिए कि टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है, टीचिंग मेथड क्या होता है, टीचिंग टैक्टिक्स क्या होती हैं, टीचिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, टेक्निक क्या होती हैं। तो वो देयर आर ए नंबर ऑफ टीचिंग टेक्निक्स, टीचिंग टैक्टिक्स, टीचिंग मेथड्स एंड टीचिंग स्ट्रेटेजीज। और एक हम लोगों का काम आसान है क्योंकि हमें लेक्चर मेथड से पढ़ाना होता है। हम वी आर लेक्चरर एंड वी आर सपोज्ड टू डिलीवर लेक्चर एंड टीच थ्रू लेक्चर मेथड। फिर भी हम लोगों को ये पढ़ाते पढ़ाते हमारी एक हैबिट हो जाती है कि वी स्टार्ट यूजिंग अ नंबर ऑफ टीचिंग मेथड्स टू मेक क्लासरूम टीचिंग इफेक्टिव। जैसे ग्रुप डिस्कशन है, क्विज है, कोऑपरेटिव टीचिंग है, प्रोजेक्ट मेथड है, ग्रुप डिस्कशन है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, डिस्कशन है, डिबेट है। तो ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये टॉपिक जो हम पढ़ाने जा रहे हैं इसमें कौन सा मेथड या स्ट्रेटेजी या टेक्निक बेस्ट रहेगी। फिर इसके बाद बच्चे का मोटिवेट होना जरूरी है। तो बच्चे को मोटिवेट करने के लिए हम मोटिवेशनल टेक्निक्स आइडेंटिफाई करते हैं कि हम बच्चों को कैसे मोटिवेट करेंगे। मोटिवेट करके हम एक लर्निंग एनवायरनमेंट बनाते हैं। उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं व्हाट टीचिंग एड्स विल बी यूज्ड, यानी हम कौन सी शिक्षण सामग्री को यूज करेंगे। और इसके साथ साथ एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हम करते हैं। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या है कि हम अब इस समय भी मैं आई एम इवैल्यूएटिंग यू थ्रू योर फेसेस, आई एम ट्राइंग टू गेस वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग और यू आर नॉट ग्रेस्पिंग, व्हाट इज योर लेवल, आई एम ट्राइंग टू नो व्हाट इज योर लेवल, हाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो उसके साथ साथ कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है, क्विज हो सकती है। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच वी कैन यूज to continuously evaluate the students। ये सब करना एक टीचर को इफेक्टिव टीचर बनाता है इनसाइड द क्लासरूम। मैं बाहर की बात नहीं कर रही। इफेक्टिव टीचिंग आउटसाइड द क्लासरूम, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचर आउटसाइड द क्लासरूम भी होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये सब करने के बावजूद भी कि हम कंटेंट एनालिसिस भी कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स भी कर रहे हैं, वी आर राइटिंग देम इन बिहेवियरल टर्म भी कर रहे हैं, हम एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स भी यूज कर रहे हैं, हम कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन भी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी कई बार हमें तब आपके सामने ये प्रॉब्लम बहुत आएगी कि यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट टू बी इफेक्टिव इनसाइड द क्लासरूम, इवन देन एवरीथिंग फेल्स, सब कुछ फेल हो जाए। तो एक टीचर शुड बी वेरी सेंसिटिव। अगर आप सेंसिटिव नहीं हैं तो यू कैन नॉट बी ए गुड टीचर। सेंसिटिव का मतलब है कि यू आर अवेयर व्हाट इज रॉन्ग हैपनिंग, व्हाट इज द प्रॉब्लम। जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं वो उन लोगों के द्वारा हुई हैं जो किसी भी प्रॉब्लम के प्रति सेंसिटिव थे। प्रॉब्लम सबके सामने आती है। कुछ लोग रोने लगते हैं प्रॉब्लम देख के, कुछ लोग सरेंडर कर देते हैं, कुछ एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ टीचर एग्रेसिव हो जाते हैं, एग्रेशन में बच्चे के ऊपर मेल्ट आउट करने लगते हैं अपना गुस्सा, या सरेंडर कर देते हैं ये तो नालायक है, ये तो ऐसे ही करेंगे। This is a very unscientific approach and shows that a teacher is not sensitive towards the problem, कि वो अपनी समस्या के प्रति सेंसिटिव नहीं है। आपको सेंस करना पड़ेगा what is wrong, क्यों नहीं आ रहे रिजल्ट, या कोई बच्चे शैतान क्यों हैं। उनको मारने से, डांटने से, स्कोल्ड करने से, उनको इंसल्ट करने से, उनको रूम से बाहर निकाल देने से इट इज नॉट ए साइंटिफिक वे। तो जो एक्शन रिसर्च है वो आपको हेल्प करती है। व्हेन एवरीथिंग फेल्स कि आप
आप सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है बच्चे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, या बच्चे डिसिप्लिन में नहीं है, या बच्चों का जो निष्पत्ति का स्तर है जिसको हम अचीवमेंट, एकेडमिक अचीवमेंट लेवल कहते हैं, वो नहीं ऊपर उठ पा रहा है, या बच्चे मोटिवेटेड नहीं हो पा रहे हैं, या होमवर्क नहीं करके ला रहे हैं, या क्लास बंक करके जा रहे हैं, या लेट आ रहे हैं, या क्लास में सुस्त हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी, केस स्टडी और एक्शन रिसर्च में थोड़ा सा डिफरेंस है। केस स्टडी, देखिए रिसर्च जो भी, चाहे कोई भी रिसर्च हो, चाहे वो जो आइंस्टाइन ने जो रिसर्च की होगी, और जो एक्शन रिसर्च है, चाहे केस स्टडी है, चाहे कोई डॉक्टर है, सबका इन्वेस्टिगेट करने का सेम प्रोसीजर है। देयर इज ए यूनिवर्सल प्रोसीजर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। जब आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर भी उसी तरह से करता है। केस स्टडी में साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, वो भी इसी वो करता है, और एक्शन रिसर्च में भी वही होता है। लेकिन एक्शन रिसर्च में और केस स्टडी में जो डिफरेंस है वो ये है, केस स्टडी में एक सिंगल बच्चे की स्टडी की जाती है, जबकि एक्शन रिसर्च इज ए प्रॉब्लम इनसाइड द क्लासरूम और जनरल स्टूडेंट्स मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जब बहुत सारे बच्चे एक सेम प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, तब हम एक्शन रिसर्च करते हैं। और रिसर्च करने का मतलब है कि एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रोसीजर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जब हम प्रोसीजर यूज करते हैं, जो कि रिलायबल होता है। रिलायबल का मतलब क्या है कि हम हर बार इन्वेस्टिगेट करें, हम हर बार सॉल्व करें प्रॉब्लम को, तो सॉल्यूशन सेम हो, सेम रिजल्ट हो, वैलिड हो। वैलिडिटी का मतलब है कि वो जिस उद्देश्य से किया गया है उस उद्देश्य को वो पूरा करता हो वो इन्वेस्टिगेशन, तब वो एक साइंटिफिक स्टेप होता है। तो टीचर का एक साइंटिफिक अप्रोच होनी बहुत जरूरी है, और टीचर का प्रॉब्लम के प्रति सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है। तो वो यूनिवर्सल स्टेप्स क्या हैं? पहला, किसी भी इन्वेंशन का जो पहला स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। भाई एप्पल जमीन पे गिर रहा था, सभी देख रहे थे, सभी देख रहे थे, बट एवरीवन वाज नॉट सेंसिटिव। तो जो प्रॉब्लम क्लास में हो रही है, अगर आप सेंसिटिव नहीं हैं तो आपको वो प्रॉब्लम लगेगी ही नहीं, वो पता ही नहीं लगेगी। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी समस्या को पहचानना, सेंस करना, एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम इन साइंटिफिक वे। समस्या को ऐसे परिभाषित करना कि समस्या स्पष्ट रूप से समझ में आए कि समस्या क्या है। जैसे कि बच्चा इनडिसिप्लिन्ड है, दिस इज नॉट ए साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, दिस इज नॉट ए साइंटिफिक स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम कि बच्चा इनडिसिप्लिन्ड है। आपको कहना पड़ेगा बच्चा लेट आता है, बच्चा होमवर्क नहीं करता है, बच्चा रेगुलर नहीं है क्लास में, बहुत छुट्टियां लेता है, बच्चा गालियां देता है, बच्चा मारपीट करता है। तो इससे क्या है? बच्चा इनडिसिप्लिन्ड है। दिस इज अ वेग स्टेटमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय इनडिसिप्लिन? आपने मोटा तो देख लिया, द चाइल्ड इज वेरी इनडिसिप्लिन्ड, बट देन यू हैव टू डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय इनडिसिप्लिन। जब आप प्रॉब्लम को एग्जैक्ट फॉर्म में डिफाइन कर लेते हैं तो देन यू एग्जैक्टली नो कि आप क्या चाहते हैं। जैसे आपने कहा बच्चा गाली देता है, तो आप क्या चाहते हैं? बच्चा गाली ना दे।
जैसे ही आप कहते हैं बच्चा लेट आता है, तो क्या सॉल्यूशन है? बच्चा लेट आना बंद कर दे। जैसे ही आप कहते हैं बच्चा होमवर्क नहीं करता है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? हमें बच्चे को होमवर्क करना सिखाना है। जब हम कह देते हैं तो नालायक है ना, दिस इज नॉट ए साइंटिफिक स्टेटमेंट। तो आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, you have to define the problem in very specific language. जितना आप प्रॉब्लम को स्पष्ट रूप से बोलेंगे, उतना ही आप समस्या के समाधान के निकट होंगे। तो वेगनेस नहीं होनी चाहिए when you are defining the problem. Exactly say in exact words. और हमारी एजुकेशन वालों की इतनी आदत पड़ जाती है इस बात को स्पष्ट रूप से कहने की कि कई बार हम बहुत ऐसी सिचुएशन में भी पड़ जाते हैं कि हम ऐसी बात कह देते हैं कि दूसरे आदमी को कहता है ये तो ये बात कह दी इसने, बहुत स्पष्ट वक्ता। तो स्पष्टता वो कहने से नहीं आएगी, इनिशियल स्टेज पे नहीं आएगी, बट एज यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड यू कीप ऑन कंसल्टिंग एन एक्सपर्ट, when you become a teacher and you are sensitive and you find a problem and you consult, you contact an expert teacher who is expert in doing research, when you come in contact with that person and discuss, gradually your insight, your understanding will increase. एकदम से नहीं होगा। मैं आज बोल के जाऊंगी, आपको 20% भी समझ में नहीं आएगा। आप जब उसको करेंगे, सही तरीके से करेंगे, सही मायने में करेंगे, तो कम से कम जब आप कम से कम 4-5 बार कर लेंगे उसको, then gradually you will start doing. तो करना है इसको, तभी ये आपको समझ में आएगा। फिर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम के बाद क्या है? जब हम प्रॉब्लम को डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम हाइपोथेसाइज करते हैं, यानी कि समस्या के संभावित कारण क्या है, हो सकते हैं। इस समस्या के संभावित कारण क्या हो सकते हैं? जब हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर को हम अपने सिम्टम्स बताते हैं, खांसी आ रही है, जुकाम है, ये है, वो है। फिर डॉक्टर क्या करता है? वो सिम्टम देखने के बाद वो हमें टेस्ट लिख देता है। वो जो टेस्ट लिख रहा है वो किस बेसिस पे लिख रहा है? वो है तो इन्फेक्शन का टेस्ट लिख देगा, टीबी का टेस्ट लिख देगा। वो क्या है? हमें ऐसा लगता है कि उसने ऐसे लिख दिया टेस्ट, उसने ऐसे नहीं लिख दी। उसने प्रॉब्लम जो आपने कही, उसने उसको आगे देता है। और टेस्ट में क्या होता है? आपके टेस्ट होते हैं, टेस्ट करने बिल्कुल एकदम आपको क्लियर समझ में आएगा कि एक्शन रिसर्च क्या है। वो आपको टेस्ट लिख दिया, टेस्ट आप गए, टेस्ट के रिजल्ट है, वो डेटा है, वो डेटा डॉक्टर के पास होगा, उस डेटा को डॉक्टर एनालाइज करेगा। उसमें से उसने जो 10 टेस्ट लिखे होंगे, वो उसकी 10 हाइपोथेसिस होंगी। उन 10 हाइपोथेसिस में से हो सकता है 4, 5, 6 हाइपोथेसिस उसकी कैंसिल हो जाए, रिजेक्ट हो जाए कि नहीं, ये तो टेस्ट में नहीं आया, ये भी टेस्ट में नहीं आया, ये भी टेस्ट में नहीं आया। 10 टेस्ट जो लिखे थे उसमें से 7 टेस्ट तो नॉर्मल आ गए, 3 टेस्ट में गड़बड़ है। जब 3 टेस्ट में गड़बड़ को देख लेता है तो पहचान जाता है कि प्रॉब्लम यहाँ है, इस जगह प्रॉब्लम है। और फिर वो उसका क्या करता है? ट्रीटमेंट करता है, दवाई देता है। और दवाई देने के बाद कहता है 7 दिन बाद फिर आना। तो क्या देखता है? जो मैंने दवाई दी है वो दवाई इसके ऊपर कितनी इफेक्टिव है, वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। बस यही एक्शन रिसर्च है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, हाइपोथेसाइजिंग। बच्चा लेट आता है, अब क्या हाइपोथेसिस बना सकते हैं आप? बच्चा बीमार हो सकता है, फिजिकली वीक हो सकता है, जिसकी वजह से सुबह देर से उठता हो। बच्चा भी पहली हाइपोथेसिस बना सकते हैं, बच्चा वीक हो सकता है। दूसरी बना सकते हैं, बच्चा रात को लेट तक जागता है।
बच्चा स्कूल में बच्चे का मन नहीं लगता, उसको स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगता, बच्चे को स्कूल में कुछ बच्चे बुली तो नहीं करते। इस तरह की कुछ आप हाइपोथेसिस बनाएंगे। जितनी क्लियर हाइपोथेसिस आप बनाएंगे, जितना आप शार्प होंगे, क्रिएटिव होंगे, उसके पीछे छिपे हुए कारण को पहचानने में। हम कई बार कोई कुछ कहता है, हाँ मैं समझ गई थी, तू ऐसा क्यों कह रही है, कहते हैं ना हम कई बार। बात के पीछे की इंटेंशन समझ जाते हैं। अगर मुझे कहे मैडम आपकी तो हाइट बड़ी सुंदर है, तो मुझे लगेगा कि मेरे को कमेंट करने के लिए कह रही है ना। तो शब्दों के पीछे का इंटेंशन। तो आपको बच्चे की प्रॉब्लम के पीछे छिपे हुए कारण को आप कितना सेंस कर पाते हैं, वो आपकी हाइपोथेसिस है। और जितना आप सेंस कर पाएंगे, सेंस कब कर पाएंगे, जब आप बच्चे के बहुत निकट होंगे। फिर धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होने लगेगा। एक्सपीरियंस होने से भी, जो हम एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाते हैं कई बार, तो डील करते करते इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो कमरे में वो घुसा पेशेंट और उसे समझाए इसलिए वो तो इतने सवाल भी हमसे इसलिए पूछ लेता है कि पैसे दिए भाई इसको संतुष्टि हो जाए, लेकिन वो चलने से ही समझ जाता है इसको है प्रॉब्लम क्या। तो करते करते आप लोग भी अगर सेंसिटिव हैं और डे टू डे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में डॉक्टर इतना प्रोफिशिएंट क्यों हुआ, क्योंकि वो प्रतिदिन डॉक्टर पेशेंट्स को सिंसियरली देख के हाइपोथेसिस करने की उसने प्रैक्टिस की है। तो आप जितना सेंस कर पाएंगे प्रोबेबल कॉज को प्रॉब्लम के, उतनी ही आपकी हाइपोथेसिस अच्छी होगी। जितनी आपकी हाइपोथेसिस अच्छी होगी, उतना ही आप समस्या के समाधान के करीब होंगे। नहीं तो बहुत सारी आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। पता लगा आपने सोचा था बच्चा कमजोर है, बच्चा तो कमजोर ही नहीं निकला। आप डॉक्टर उसका इन्वेस्टिगेशन कराया, डॉक्टर को बुलाया, ये इन्वेस्टिगेशन कराया, वो इन्वेस्टिगेशन कराया, वो निकला ही नहीं। तो आपकी हाइपोथेसिस जितनी क्रिएटिव होगी, जितनी सेंस, और जो हाइपोथेसिस होती है वो दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन फैक्ट्स, फैक्ट्स पर भी बेस्ड होती है, क्योंकि जो डॉक्टर है वो फैक्ट्स के बेसिस पर हाइपोथेसिस कर रहा है कि जुकाम है, खांसी है, दीज आर द फैक्ट्स। ऐसे नहीं फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन में कुछ भी सोच ले, ऐसे नहीं। आपको फैक्ट्स भी देखने पड़ेंगे कि ये जो मैं सोच रही हूँ फैक्चुअल है या एक मेरा इमेजिनेशन है, ये खाली मेरा एक गैस है, वेग गैस नहीं होना चाहिए। फिर हाइपोथेसिस करने के बाद आपको उन हाइपोथेसिस पे डेटा कलेक्ट करना होगा, और डेटा कलेक्ट करने के बाद आप जब वो बीमारी पता लग जाएगी कि हाँ ये है, फिर आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे, फिर आप उस पर एक्शन लेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और सॉल्व करने के बाद आप फिर दोबारा से ऑब्जर्व करेंगे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। अगर नहीं हुई तो आपकी जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गई, और आप फिर दूसरी हाइपोथेसिस बनाएंगे कि बच्चे क्यों भाग जाते हैं, बच्चे रेगुलर क्यों नहीं हैं, बच्चे डिसिप्लिन क्यों हैं, बच्चों के नंबर कम क्यों आ रहे हैं। आपको फिर दूसरी हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी, और फिर दोबारा से आपको डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा, दोबारा एनालिसिस करना पड़ेगा, और दोबारा से कंक्लूजन निकालना होगा। तो दिस इज एक्शन रिसर्च। अब मैं थोड़ा सा एक स्लाइड बना के लाई हूँ, उसमें मैं एक सैंपल, ये तो थ्योरी हो गई, ये एक सैंपल एक्शन रिसर्च में बना के लाई हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं ये गुजारिश